अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है बैंकिंग। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक क्या होता है। वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड बैंको मीनिंग अ बेंच। जी, जो वर्ड बैंक होता है, बैंक का जो लफ्ज़ है, ये इटालियन वर्ड बैंको से निकला हुआ है, जिसके मतलब है बेंच। डेफिनेशन इसकी क्या है कि अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो कि जिसको लाइसेंस मिला होता है कि वो लोगों से उनके पैसे डिपॉजिट्स रिसीव करने का मतलब उनसे पैसे लेके अपने पास जमा रख सकता है एंड मेक लोन्स, और वो पैसे जो है वो बिजनेसेस को लोन दे सकता है। बैंक्स में ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज एंड सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस। इसके अलावा जो है बैंक और भी कुछ काम करता है ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें एक जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब कि लोगों का जो पैसा होता है उसकी मैनेजमेंट करता है, करेंसी एक्सचेंज, मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज जो है उनकी एक्सचेंज करता है, एंड सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस। ठीक है, और लोगों को जो है वो उनके वैल्यूएबल थिंग्स या उनकी जो कीमती चीज़ें होती हैं उनके लिए उनको सेफ डिपॉजिट्स प्रोवाइड करता है। बैंकर कौन होता है? बैंकर इज़ अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंकर जो है उस बंदे को बोलते हैं जो कि बैंकिंग का बिजनेस करता है या अपना कोई बैंक खोलता है। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 सेंट्रल बैंक, नंबर 2 कमर्शियल बैंक, नंबर 3 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, नंबर 4 एग्रीकल्चर बैंक, नंबर 5 कोऑपरेटिव बैंक, नंबर 6 इन्वेस्टमेंट बैंक एंड नंबर 7 इस्लामिक बैंक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक इज़ एपेक्स बैंक इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर जो सबसे बड़े लेवल का बैंक होता है उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसको, मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में इट इज़ नोन एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में हम इसे क्या कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इन पाकिस्तान इट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है कि किसी भी मुल्क के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये बैंकिंग के पूरे कंट्री के अंदर जितने भी बैंक होते हैं उन पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो है ये चलाता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज गवर्नमेंट बैंक, और ये गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे भी काम करता है। जब हुकूमत होती है वो अपने तमाम काम जो है वो स्टेट बैंक के थ्रू ही करवाती है, जैसे कि मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होता है, जो उनके एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। इट maintains deposit accounts of all other banks and advance money to other banks when they face any problem। क्या काम करता है दूसरे बैंक्स के लिए कि बाकी जितने भी बैंक्स होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उन तमाम को जो है वो उनके जो पैसे होते हैं, उनके डिपॉजिट्स होते हैं, उनका अकाउंट जो है वो अपने यहाँ खोलता है। इसके अलावा जो है जब कभी भी कोई बैंक किसी मुश्किल में, किसी प्रॉब्लम में होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तो ये उनको एडवांस देता है, लोन देता है, ये मनी उनको प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई नोन एज बैंकर्स बैंक, इसलिए हम इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ इशू ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस बैंक का, सेंट्रल बैंक का या स्टेट बैंक का, कि किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी नोट्स जो है वो प्रिंट आउट होते हैं, करेंसी नोट्स, वो सारे के सारे जो है वो सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है कमर्शियल बैंक्स। Commercial banks are institutions that accept deposits and grant शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस टू देयर कस्टमर्स। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है कि आम लोग, इंडिविजुअल्स, ठीक है, या बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी जो पैसे होते हैं, उनके पास जो सेविंग्स होती हैं, वो डिपॉजिट कर लेते हैं कमर्शियल बैंक में, और कमर्शियल बैंक जो है वही पैसे जो है वो शॉर्ट टर्म लोन की शक्ल में जो है वो बिजनेसेस को या अदर कस्टमर्स को जो है वो देता है। इट ऑल्सो गिव मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, टू बिजनेस एंटरप्राइजेज। मुख्तलिफ बिजनेस कंपनीज़ को, एंटरप्राइजेज़ को जो है ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन जो है प्रोवाइड करता है। जो शॉर्ट टर्म लोन होता है ये 6 महीनों से लेकर 1 साल तक के अंदर जो है वापस देना पड़ता है। इसके अलावा जो है मीडियम टर्म लोन जो है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक के अरसे के लिए जो है वो होता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 5 ईयर्स टू तकरीबन मैं ख्याल मोर देन 5 ईयर्स या 3 ईयर्स से 5 ईयर्स तक के लिए जो है, या उससे थोड़ी सी ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो दिया जाता है, और उसको वापस भी करना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की 3 किस्में होती हैं। पहला हमारे पास है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है कि ऑल बैंक्स हैविंग मेजर शेयर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमारे मुल्क में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर उसमें मेजर शेयर या बड़े शेयर जो है वो गवर्नमेंट के हैं, तो उसका मतलब है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। एग्जांपल में कौन सा है? बैंक ऑफ पंजाब हो गया,
या बैंक ऑफ खैबर हो गया या सिंध बैंक लिमिटेड जो है, ये सारे के सारे जो हैं ये पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, इसमें है बैंक्स हैविंग मेजर शेयर कैपिटल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर कोई बैंक जो है उसके ज़्यादातर शेयर जो है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो लोगों के हैं, बिजनेसमैन के हैं, इसका मतलब है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एग्जांपल में क्या है, बैंक अल हबीब या यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसके बाद है फॉरेन बैंक्स, ठीक है। दीज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एंड हैव देयर हेड क्वार्टर्स इन अ फॉरेन कंट्री। ऐसे बैंक्स जो कि किसी दूसरे मुल्क में रजिस्टर्ड हुए हैं और उनके हेड क्वार्टर भी दूसरे कंट्रीज़ में हैं, लेकिन बट दे ऑपरेट इन देयर ब्रांचेज ऑपरेट इन पाकिस्तान, लेकिन उनके ब्रांचेस पाकिस्तान में हैं और वो ऑपरेट करेंगे तो इसका मतलब है कि वो फॉरेन बैंक है। जैसे कि ओमान इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तान ऑपरेशन, ठीक है। ओमान इंटरनेशनल बैंक जो है वो ओमान का बैंक है, लेकिन जो है उसकी ब्रांच पाकिस्तान में खुली हुई है, तो इसलिए हम ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए फॉरेन बैंक है। बैंक ऑफ टोक्यो पाकिस्तान ऑपरेशन, ठीक है। फिर बैंक ऑफ टोक्यो जो है इसकी ब्रांच भी पाकिस्तान में खुली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए जो है जो बैंक काम करते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। बिजनेस ऑफन रिक्वायर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर परचेज ऑफ मशीनरी यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी and for expansion and modernization such financial assistance is provided by industrial development bank। अब कहते हैं कि जी जितने भी businesses हैं उनको मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होता है। किस काम के लिए, कि हर बिज़नेस जो है उसको मशीनरी ख़रीदने के लिए या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए या बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए और उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए, उसको जदीद करने के लिए जो है उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर बैंक उनको, ये वाला बैंक उनको लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर बैंक। Agriculture banks specialize in financing the poor farmers. It provides short, medium and long-term credit facilities to natural and agriculture sector। तो एग्रीकल्चर बैंक्स जो है वो क्या है, जिस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, इस तरह एग्रीकल्चर बैंक्स जो है वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए और पुअर फार्मर्स को जो है वो उनको कर्जे प्रोवाइड करता है। और इट प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन भी देता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म भी देता है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1961। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक था ये 1961 में जो है वो वजूद में आया था। उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट टू कोऑपरेटिव बिजनेसेस इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो नॉन एग्रीकल्चर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। इन पाकिस्तान कोऑपरेटिव बैंक्स हैव बीन सेटअप एट तहसील लेवल, ठीक है। तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑब्टेन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये ख़ुद जो है ये कहाँ से पैसा लेते हैं, ये जो है प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लेते हैं और खुद इनका उसी से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट बैंक। द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर मर्चेंडाइजिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो क्या करते हैं, वो शेयर्स और ये जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका कारोबार करते हैं। अंडर राइटिंग, इट ऑल्सो हेल्प इन अंडर राइटिंग, मैनेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इशू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ होते हैं उनकी अंडर राइटिंग का मतलब होता है उनकी ज़मानत देना, उसके लिए काम ज़मानत देते हैं या उसको मैनेज करते हैं या उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश इन 1966, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक था ये कब बना था, ये 1966 में बना था। इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज टू बिजनेस कंपनीज, ठीक है। तो कर्ज़े देने के अलावा जो है ये डेवलपमेंट के कामों के अलावा जो है वो क्या काम करता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज तो करता ही करता है, उसके अलावा ये बिज़नेस कंपनीज़ को एडवाइजरी सर्विसेज देता है, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ़ मैटर्स के ऊपर जो है वो एडवाइस भी देता है। एंड इट माइट असिस्ट इन रेजिंग कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ाने में, उसको रेज़ करने में जो है वो हेल्प करता है। इसके बाद है इस्लामिक बैंक्स। इस्लामिक बैंकिंग इज़ अ बैंक दैट इज़ consistent with the principles of Islamic laws, Sharia and its practical application through the development of Islamic economics, ठीक है। तो इस्लामिक बैंक क्या है, ये इस्लामी कवानीन को और शरीयत को
और जो है वो उसको जो हम प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन है उस अप्रोच को सामने रख के जो है ये इस्लामिक बैंक्स जो है ये बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जो है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है ये काम करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में क्या क्या है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड एक ये है, और दूसरा हमारे पास है मीज़ान बैंक लिमिटेड। ये दोनों हमारे पास इस्लामिक बैंक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कमर्शियल बैंक। अभी हम कमर्शियल बैंक को जो है वो ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन लोन्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फाइनेंशियल इदारा है जो कि लोन्स देता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। जो लोग उनके पास डिपॉजिट जमा करवाते हैं वो उसको लोन के तौर पे बिज़नेस कंपनीज़ को देता है और उनसे इंटरेस्ट वसूल करता है। इस तरह ये अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है। द सीक्रेट ऑफ इट्स सक्सेस लाइज इन इट्स एबिलिटी टू मेक द क्लाइंट्स बिलीव दैट इट कैन मेक ऑल इट्स एबिलिटीज़ ऑन डिमांड और ऑल इट्स लाइबिलिटीज़ ऑन डिमांड। तो इसकी सक्सेस जो है, इस कमर्शियल बैंक्स की सक्सेस जो है वो किस चीज़ में है? इनकी सक्सेस जो है इस बात में है कि वो क्लाइंट को ये यकीन दिलाए, उनके अपने जितने भी बिज़नेस इनके जो बैंक्स के क्लाइंट्स हैं उनको इस बात पे यकीन दिलाए कि वो हमेशा जो है वो उसकी लाइबिलिटीज़ जो है उनको पूरा करेंगे या इनकी डिमांड्स को जो है वो पूरा करेंगे। मतलब ये है कि बैंक जो है वो जब कस्टमर जो है वो जब चाहे अपने पैसे बैंक से वापस निकाल सकता है, जब चाहे वो डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। बैंक उनको हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इसके फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जो कस्टमर्स जो होते हैं आम जो तौर पे जिनके पास जो भी स्मॉल सेविंग्स होती हैं वो अपनी तमाम सेविंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स के पास जो है वो जमा कमर्शियल बैंक में जमा करवा लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक जो है उनको एज अ डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट फंक्शन ऑफ अ बैंक, ठीक है। किसी भी बैंक का ये सबसे पुराना फंक्शन है। एंड द बैंकर यूज टू चार्ज अ कमीशन फॉर कीपिंग द मनी इन इट्स कस्टडी, ठीक है। तो लोग जो है वो अपने जो सेविंग होती हैं, अपने पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बैंक में जमा करवाते हैं और बैंक उनसे क्या लेता है, इसके बदले बैंक उनसे कमीशन लेता है, उनके पैसे रखने की कमीशन लेता है। एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान अ बैंक एक्सेप्ट 4 काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो है 4 किस्म के डिपॉजिट्स जो है वो कोई भी बैंक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स ऑन विच बैंक पेज स्मॉल इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स, दे आर यूजुअली स्मॉल सेवर्स, ठीक है। सेविंग लोगों की जो छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं वो सेविंग डिपॉजिट्स के तौर पे बैंक में जमा करवाते हैं और बैंक इनके ऊपर थोड़ा सा स्मॉल इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटर्स को पे करता है। इसके बाद है डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स किस पे होती है? करंट अकाउंट पे होती है। तो बिजनेसमैन कीप देयर डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनको किसी भी वक्त जो है वो कोई कॉन्टीजेंसी पेश आ सकती है, कोई एकदम उनको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको हर वक्त जो है वो अपना पैसा जो है वो आसानी से निकालने के लिए वो क्या करते हैं, उसको करंट अकाउंट में जो है वो रख लेते हैं। दे कैन विदड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम देयर करंट अकाउंट बाई चेक विदाउट नोटिस, ठीक है। तो करंट अकाउंट से वो पैसे जो है वो किसी भी वक्त चेक के थ्रू जो है वो बहुत आसानी से बगैर किसी नोटिस के जितने भी पैसे जाए निकाल सकते हैं। द बैंक डज़ नॉट पे इंटरेस्ट ऑन सच अकाउंट। करंट अकाउंट पे जो है वो बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, बट इंस्टेड चार्जेस अ नॉमिनल सम ऑफ सर्विस रेंडर टू इट्स कस्टमर्स। बल्कि वो करंट अकाउंट में पैसे रखने के जो है वो अपने कस्टमर से जो है वो उनसे सर्विस चार्जेस जो है वो वसूल करता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट जो है उसमें बिजनेसमैन पैसे रखते हैं और वो इसलिए पैसे रखते हैं ताकि किसी भी वक्त बगैर किसी नोटिस के जितने अमाउंट चाहे निकाल सकते हैं और जो है वो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो कस्टमर होता है उसको अपनी सर्विस चार्जेस के तौर पे जो है वो बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट भी हम इसे कहते हैं। डिपॉजिट्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय अ बैंक इन फिक्स और टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो ये इस किस किस्म का डिपॉजिट है? सेवर हु डू नॉट रेंजिंग अप टू 10 years और मोर आर एनकरेज टू कीप अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। वो लोग जिनके पास बड़ी अमाउंट होती हैं और वो लंबे अरसे तक जो है वो अमाउंट वापस नहीं निकालना चाहते, जैसे कि तकरीबन 10 साल के लिए अगर आपको पैसा जो है वो बैंक में रखना चाहते हैं और उसको दोबारा नहीं निकालना चाहते, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिक्स डिपॉजिट जो है उसको कर देंगे। द बैंक पेज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स। इस फिक्स डिपॉजिट का फ़ायदा क्या है कि बैंक इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पे करता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, ठीक है। इन पाकिस्तान ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव बीन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, ठीक है।
तो पाकिस्तान जो है उसमें एक चौथा किस्म का भी अकाउंट मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, जो कि प्रॉफिट और लॉस एट ए टाइम जो है वो शेयर करता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट्स आर अ टिपिकल फीचर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम विच इज़ फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट बेस्ड डीलिंग। अब कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि जो पैसे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बेस पे जो है वो डिपॉजिट किए जाते हैं कि हो सकता है कि बैंक को प्रॉफिट हो। अगर बैंक को प्रॉफिट होगा तो क्लाइंट को भी या कस्टमर्स को भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर हो सकता है बैंक को लॉस हो, अगर लॉस होगा तो फिर कस्टमर्स को भी वो लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा। बैंक पे वेरिएबल मार्कअप इंस्टेड ऑफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। तो इस अकाउंट के ऊपर बैंक जो है वो क्या पे करता है, वो इंटरेस्ट नहीं पे करता, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि वो वेरिएबल मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट, और वेरिएबल का मतलब होता है कभी चेंज होता है प्रॉफिट, ठीक है। हर दफ़ा ये नहीं कि एक ही अमाउंट फिक्स अमाउंट से देंगे, नहीं, चेंजेबल प्रॉफिट होता है वो देते हैं। इन केस अ बैंक हैज़ फेस लॉस द डिपॉजिटर्स हैव टू शेयर लॉस। अगर बैंक को लॉस होगा तो डिपॉजिटर्स को लॉस फेस करना पड़ेगा, उसको भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड हमारे पास है एडवांसिंग लोन्स। जी, एडवांसिंग लोन क्या है कि वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इज़ टू एडवांस लोन टू इस कस्टमर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कमर्शियल बैंक है इसका एक और प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये अपने कस्टमर्स को लोन देता है, ठीक है। अ बैंक लेंड्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश लाइंग इन द डिपॉजिट ऑन अ हायर इंटरेस्ट रेट दैन इट पेज ऑन सच डिपॉजिट्स। तो बैंक का काम क्या होता है, बैंक क्या करता है कि जो डिपॉजिट्स वसूल करता है अपने कस्टमर से, उनको वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, और वही पैसे जो है वो अपने बिजनेस मैन जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं उनको एज अ लोन दे देता है, और उनके ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे वसूल करता है। दिस इज़ हाउ इट अर्नस प्रॉफिट। फिर जो दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो जो है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है। द बैंक कीप्स 20 to 25% ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व टू मीट डे टू डे कैश डिमांड ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। तो बैंक जो है वो क्या करता है, जितने भी कोई क्लाइंट उसको पैसे देता है उसका 20 से 25% जो है वो कैश के तौर पे अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसको रोज़ाना जो है वो अपनी जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब की रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स जो है पे पूरी करनी पड़ती हैं, और जो बाकी जो पैसे होते हैं वो क्या कर लेता है, वो लोन के तौर पे जो है वो लोगों को जो है वो दे देता है। द कैश रिजर्व रेशियो इज़ डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक। ये जो 20 से 25% कैश रिजर्व होता है ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज भी हो सकता है। तो ये कैश रिजर्व जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, ये किसने इसका तयन कौन करता है, इसका तयन जो है वो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक करता है। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक एडवांसेस लोन्स इन द फॉलोइंग वेज। अब बैंक जो है वो जो लोन देता है उसके 4 तरीके हमारे पास आते हैं। नंबर 1 है बाय ओपनिंग लोन अकाउंट, ठीक है। जो लोग बैंक में अप्लाई करते हैं लोन के लिए, बैंक उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए बैंक जो है वो अपने ही उनके लिए जो है वो अकाउंट ओपन कर लेता है। व्हेन कस्टमर अप्लाइड फॉर बैंक लोन ही हैज़ टू असाइन इस प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी, ठीक है। जब एक बंदा जो है वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए जो कस्टमर जो है उससे कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी जो है वैसे सिक्योरिटी देनी पड़ती है। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मस्ट बी हायर देन द अमाउंट ऑफ लोन। अब कहते हैं सपोज़ करें आपने जितने लोन के लिए अप्लाई किया, आपकी जो सिक्योरिटी के लिए जो आप जो प्रॉपर्टी देंगे एज ए सिक्योरिटी, वो जो है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज़ करें आपने अगर 10 लाख के लिए कस्टमर ने बैंक में अप्लाई किया है तो उसे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे देनी पड़ेगी। सपोज़ करें अपना प्लॉट दे रहा है तो प्लॉट की कीमत जो है वो 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। व्हेन ए कस्टमर फुलफिल ऑल बैंक फॉर्मेलिटीज़, जब एक कस्टमर जो है वो तमाम बैंक की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेता है, द लोन इज़ इशूड टू हिम, तो उसको लोन जो है वो दे दिया जाता है। द सैंक्शन अमाउंट ऑफ लोन इज़ क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट open for this purpose and he is given a check book to withdraw the amount when he desires, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जितनी भी लोन की अमाउंट उसको मिल गई है, अब वो उसको कस्टमर को बाय हैंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके लिए अकाउंट ओपन किया जाएगा और उस अकाउंट के अंदर जमा कर दिया जाएगा, और कस्टमर को जो है वो चेक बुक दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि जितनी भी अमाउंट आपने जब भी विड्रॉ करनी हो आप चेक के थ्रू जो है विड्रॉ कर लें। द डेटर हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ लोन, और वो जो कर्ज जिस बंदे ने कर्ज लिया होता है उसको इस पर अमाउंट लोन पे जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके बाद सेकंड है कॉल लोन्स, ठीक है। कॉल लोन्स जो है ये बहुत थोड़े छोटे पीरियड के लिए होते हैं। दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस टू द बिल ब्रोकर्स फॉर नॉट मोर देन 15 डेज़, ठीक है।
जो कॉल लोन होते हैं ये बिल ब्रोकर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज हम अभी देखेंगे, तो वो लोग ब्रोकर कहते हैं एजेंट को, ठीक है। तो वो एजेंट्स जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बिज़नेस करते हैं, उसमें डील करते हैं, ये उनको दिए जाते हैं, ठीक है। और कितने दिन के लिए होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन से भी कम दिनों के लिए होते हैं। दे आर एडवांस अगेंस्ट फर्स्ट क्लास बिल और सिक्योरिटीज़। तो फर्स्ट क्लास बिल्स और सिक्योरिटीज़ जो है ये उनके बदले दिए जाते हैं। सच लोन्स कैन बी रिकॉल एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, ठीक है। तो ये लोन जो है वापस बहुत शॉर्ट नोटिस पे वापस ले लिया जाता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए दिए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट जो है फैसिलिटी है, ठीक है। अ बैंक ऑफन परमिट्स अ बिजनेसमैन टू विदड्रॉ चेक फॉर अ सम ग्रेटर दैन द बैलेंस लाइंग इन हिज करंट अकाउंट। वो बिजनेसमैन जो किसी बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं, कभी कभी उनको अपने जितने भी उनके अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो बैंक से ले लेते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है कि जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप चाहें तो कब उस पैसों से ज़्यादा पैसे जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि कुछ अर्सा जब गुजर जाएगा तो वो पैसे जो है बिजनेसमैन को वापस जमा करवाने पड़ेंगे, और उस पैसे पे सिर्फ और सिर्फ वो पैसे जो एक्स्ट्रा उसने निकाले हैं उस पैसों पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। सपोज़ करें कि एक बंदा है, उसको उसके बैंक में अकाउंट, कमर्शियल बैंक में अकाउंट है, और उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, लेकिन जो है अब उसको उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या कहता है कि आप 1.5 लाख रुपए जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उसने एक्स्ट्रा जो है 50,000 जो है मोड निकाले हैं। तो 50,000 रुपीज़ जो से निकाले हैं उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट भी वापस करनी पड़ेगी, प्लस उस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इसके बाद है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या चीज़ होता है, वो भी पेमेंट के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक रसीद के तौर पे होता है कि जब दो लोग आपस में बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस डीलिंग करते हैं, एक बंदा डेटर है और दूसरा क्रेडिटर है, तो जो क्रेडिटर होता है उसको, जो डेटर होता है वो क्रेडिटर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देता है कि मैं आपको 3 मंथ्स के लिए होता है, 90 डेज़ के लिए होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि 3 मंथ्स के बाद जो है मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूँगा। सपोज़ करें 1 लाख रुपीज़ का एक बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट कर दूँगा। अगर कभी उस क्रेडिटर को 3 महीनों से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने बैंक के पास जो है डिस्काउंट करवा लेगा, ठीक है। सपोज़ करें 1 लाख का अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज था और उसने बैंक के पास डिस्काउंट कराया, तो बैंक उसको हो सकता है कि बैंक उसको 95,000 दे देगा और बाकी 5,000 जो है बैंक अपने पास रख लेगा, ठीक है। इसके बाद वो बिल जो है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो बैंक के पास पड़ा रहेगा। और जब 90 डेज़ गुजर जाएंगे, इसके बाद ये जो बैंक होगा, ये वो जो डेटर था जिसने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया था, उसके बैंक से जाकर पूरे 1 लाख रुपए जो है वसूल कर देगा। इस तरह क्या हुआ कि 5,000 जो थी, वो जो डिस्काउंट की मनी जो इन्होंने बैंक ने लिए थे, वो उसके लिए एक तरह का जो है वो रेवेन्यू हो गया या उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं जो कि पेमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट क्रिएशन, कि जो बैंक, कमर्शियल बैंक से तो सबसे बड़े काम क्या होता है कि क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है कि जितने भी लोग बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, उसका 20% जो है वो अपने पास रिजर्व रख लेता है, और बाकी 80% जो है वो लोन की शक्ल में दूसरे लोगों को दे देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो बिजनेसमैन, बाकी जितने भी लोग होते हैं, वो भी पैसों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में जमा करवाते जाते हैं। तो इस तरह जो बैंक होता है वो बार बार जो है वो उसी लोन को जो है उसमें से 20% रिजर्व रख के बाकी जो है वो दोबारा से उसको दे देता है। इस तरह जो है क्रेडिट क्रिएट होता है। ये टॉपिक जो है हम इसको डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। इसके बाद है फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि जब कुछ बिजनेसमैन जब होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए आसानी के लिए जो है ये क्या करता है, कमर्शियल बैंक जो है वो काम करता है। अ कमर्शियल बैंक फाइनेंसेस फॉरेन ट्रेड ऑफ इट्स कस्टमर बाय एक्सेप्टिंग फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड कलेक्टिंग देम फ्रॉम फॉरेन बैंक्स। क्या होता है कि जी ऐसे लोग जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिज़नेस करते हैं, वो क्या करते हैं, तो उनकी हेल्प कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। कैसे हेल्प करता है कि जब यहाँ एक, जैसे सपोज़ करें पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेसमैन है और वो जो है वो चाइना के साथ में किसी बंदे के साथ बिज़नेस करता है, तो वो आपस में जो भी चाइनीज़ बंदे के साथ जो भी डीलिंग होगी और उसमें इनको पेमेंट करनी पड़ती होगी, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक दूसरे के लिए ड्रॉ करते होंगे, और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कलेक्ट करता है, वो उनके लिए कमर्शियल बैंक कलेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। Banks draft are safe and convenient medium of ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंक में अगर आपने बड़ी अमाउंट जो है वो पैसों की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बैंक ड्राफ्ट जो है वो आपको बैंक फैसिलिटी देता है, बैंक ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इशूड बाय अ बैंक office containing an advice to another office of the same bank to pay the amount stated in the
ड्राफ्ट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि सपोज़ करें कि अगर हमारा बैंक जो है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक में मेरा अकाउंट है और मैं जो है वो दूसरे शहर जा रही हूँ और मुझे जो है वो पैसों की ज़रूरत है, 10 लाख रुपये का जो है वो मुझे दूसरे मतलब इस्लामाबाद में मुझे 10 लाख रुपये चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूँगी, अपने बैंक से, अपने कमर्शियल बैंक से 10 लाख रुपये का जो है वो ड्राफ्ट बनवा लूँगी। और उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद जाऊँगी तो वहाँ पे जो उसकी दूसरी ब्रांच होगी, मेरी ही बैंक की दूसरी ब्रांच मुस्लिम कमर्शियल की, उनको जो है मैं ये ड्राफ्ट दिखाऊंगी तो वो मुझे जो है वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो मुझे दे देंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट है एजेंसी सर्विसेज। तो बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अ बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर इट कस्टमर्स इन कलेक्टिंग एंड पेइंग चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट्स एंड डिविडेंड्स एक्सेट्रा। कि एक बैंक जो है वो अपने कस्टमर के लिए एजेंट के तौर पे काम करता है और उसके बिहाफ पे क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करता है, उसके लिए चेक्स कलेक्ट करता है, उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करता है, उसके लिए ड्राफ्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है उसको, और उसको जो है वो डिविडेंड जो है वो शेयर्स का प्रॉफिट होता है कि कोई क्लाइंट जो है वो शेयर का बिजनेस करता है, उसके पास शेयर्स हैं तो वो उसके शेयर्स का प्रॉफिट भी कलेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट ऑल्सो बाय एंड सेल शेयर सिक्योरिटीज़ डिबेंचर फॉर इट्स कस्टमर। कि वो अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर शेयर्स भी ख़रीदते हैं, सिक्योरिटीज़ भी ख़रीदते हैं, डिबेंचर्स भी ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं। इसके बाद है इट पेज सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, इलेक्ट्रिक एंड वाटर बिल्स एंड अदर चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। ठीक है, ये अपने क्लाइंट के लिए सब्सक्रिप्शन का मतलब तो फ़ीस भी पे करते हैं, इंश्योरेंस की प्रीमियम्स किस्तें भी देते हैं, और रेंट अगर देना हो वो भी देते हैं, और बिजली और पानी के बिल्स वगैरह जो है और ये सब चीज़ें जो अपने क्लाइंट के लिए जमा करवाते हैं। इसके बाद है इट प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी टू इट्स क्लाइंट्स टू कीप देयर वैल्यूएबल फॉर अबव सर्विसेज द बैंक चार्जेस एंड नॉमिनल फ़ी। तो ये अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो उनको लॉकर फैसिलिटी भी देते हैं कि उनके पास कोई वैल्यूएबल थिंग्स है, कोई कीमती चीज़ें हैं, कोई जेवरात ज्वेलरी वगैरह है, तो उनको लॉकर फैसिलिटी देते हैं और उसके बदले बहुत ही नॉमिनल अमाउंट, बहुत ही मामूली सी फ़ीस जो है वो उनसे वसूल करते हैं।